नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस दौर में। लेकिन ये सफर राजाओं और लड़ाइयों का नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सोच विचार के एक अद्भुत संगम का है। ये एक कहानी है, इस बात की कहानी कि कैसे दो अलग अलग धाराएं मिली और उन्होंने मिलकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ बेहद अनोखा बना दिया। तो यही से एक सवाल उठता है ना? जब दो संस्कृतियां, दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं, तो आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ टकराव होता है या फिर एक नए अध्याय का जन्म भी होता है? सोचिए जरा। यही सवाल, यही कश्मकश हमारी आज की पूरी कहानी की बुनियाद है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शुरू होता है शब्दों से, जुबानों से। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग भाषाओं के मिलने से एक पूरी की पूरी नई भाषा ही गढ़ दी गई। और ये किसी जादूगरी से कम नहीं था। जानते हैं, जैसे पुराने जमाने में कीमियागर होते थे जो अलग अलग चीजों को मिलाकर सोना बनाने की कोशिश करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहां भी कई भाषाओं के तत्व मिले और नतीजा एक नई सुनहरी जुबान, उर्दू। जरा यहां देखिए, इसका जो ढांचा था, मतलब जो ग्रामर थी, वो तो यहीं की थी, हिंदवी की। लेकिन इसमें शब्द कहां से आए? फारसी से, अरबी से, तुर्की से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जुबान किसी शाही दरबार में नहीं बनी। नहीं, ये तो बाजारों में, फौज की छावनियों में, सूफियों की खानकाहों में, आम लोगों के बीच पनपी। और फिर क्या था, अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक इसी जुबान ने दिलों के हाल को सबसे खूबसूरती से बयान किया। अच्छा, तो ये तो हुई शब्दों की कहानी। अब चलते हैं उस दास्तान की तरफ जो पत्थरों पर लिखी गई। जी हाँ, वास्तुकला, आर्किटेक्चर। शायद इस मिलाप का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत तो हमें इमारतों में ही देखने को मिलता है। देखिए जरा, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है भारत की अपनी पुरानी ट्रिबीट स्टाइल, यानी खंभे और उन पर सीधी छत, सिंपल। दूसरी तरफ है तुर्को फारसी आर्क्यूएट स्टाइल, जिसमें गोल मेहराब और बड़े बड़े गुंबद होते थे। अब ये सिर्फ दो तरह के डिजाइन नहीं थे, ये तो बिल्डिंग बनाने की दो अलग अलग सोच थी, दो फिलॉसफी थी। और जब ये दोनों आपस में मिली तो एक बिल्कुल नई कहानी शुरू हुई। और ये मिलाप सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर तक ही नहीं रुका, उसकी सजावट में भी कमाल हो गया। एक तरफ इस्लामी डिजाइन थे, वो घुमावदार पैटर्न जिन्हें अरेबस कहते हैं, और खूबसूरत कैलीग्राफी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अपने प्रतीक, जैसे कमल का फूल, मंदिर की घंटियां, ये सब एक ही दीवार पर साथ साथ नजर आने लगे। सच में कला की कोई सरहद नहीं होती। और इस पूरे संगम का जो सबसे शानदार रूप सामने आया वो था मुगल आर्किटेक्चर। अरे वाह, यहां तो सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। फारसी स्टाइल के चारबाग गार्डन, वो बड़े बड़े डबल डोम यानी दोहरे गुंबद, और संगमरमर के अंदर कीमती पत्थर जड़ने का वो महीन काम, जिसे कहते हैं पिएत्रा ड्यूरा। इसकी शुरुआत की बाबर ने, वो अपने साथ लेकर आया चार बाग का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिमेट्रिकल, करीने से बने बाग, जो आगे चलकर मुगल मकबरों की पहचान बन गए। फिर आए अकबर और उनके दौर में लाल पत्थर का जादू चला। उनकी इमारतों में आपको हिंदू स्टाइल के खंभे भी दिखेंगे और इस्लामी मेहराब भी, बिल्कुल उनकी सोच की तरह, सबको साथ लेकर चलने वाला। जहांगीर के समय में नफासत और बढ़ गई। लाल पत्थर की जगह अब सफेद संगमरमर ने ले ली और दीवारों पर पियात्रा ड्योरा से फूलों की ऐसी नाजुक कारीगरी हुई कि बस देखते ही रह जाए। और फिर आया शाहजहां का दौर। इस स्टाइल का पीक ताजमहल को ही देख लीजिए। परफेक्ट सिमेट्री, सफेद संगमरमर का बेमिसाल इस्तेमाल और कारीगरी ऐसी कि आज तक दुनिया हैरान है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दिल्ली और आगरा की नहीं है। ये जो मिलाप की हवा चली थी, ये पूरे भारत में फैली। बंगाल हो, गुजरात हो, मालवा या फिर दक्कन, हर जगह इस नए स्टाइल ने वहां की लोकल चीजों और परंपराओं के साथ मिलकर अपना एक अलग ही अनोखा रंग रूप ले लिया। चलिए अब जरा दक्षिण भारत का रुख करते हैं। यहां चोल साम्राज्य की वास्तुकला का तो जवाब ही नहीं था। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर था, शहर का दिल कह सकते हैं। और चोल कला की सबसे बड़ी पहचान ये कांस्य की नटराज मूर्ति। क्या कमाल की चीज है! ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का डांस है, बनने और बिगड़ने का, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। इसके हर एक पोज का, हर एक इशारे का गहरा मतलब है। और इनको बनाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं।
सोचिए, पहले मोम से पूरी मूर्ति बनाई, फिर उस पे मिट्टी चढ़ाई, फिर गर्म करके मोम को बाहर निकाल दिया और जो खोखली जगह बची उसमें पिघला हुआ मेटल भर दिया। मतलब कितनी प्रिसिजन, कितनी कारीगरी। दक्षिण में ही एक और शानदार उदाहरण मिलता है, विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ की इमारतें देखिए, जैसे लोटस महल। इसमें दक्षिण की द्रविड़ स्टाइल भी है और साथ में इंडो इस्लामिक मेहराब और गुंबद भी। ये है असली संगम। तो पत्थरों की दास्तान के बाद अब कहानी उतर आई है कैनवस पर, रंगों की दुनिया में। जी हाँ, पेंटिंग में भी ये मिलाप उतने ही चटक और जिंदा दिल रंगों में नजर आता है। मुगल पेंटिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू हुई फारसी स्टाइल से, जो हुमायूं अपने साथ लाए। फिर अकबर के समय में इसमें महाभारत और रामायण की कहानियां भी चित्रित होने लगी। जहांगीर के दौर में तो कमाल का रियलिज्म आया, एक एक पंछी, एक एक फूल बिल्कुल असली जैसा। और शाहजहां के समय में पेंटिंग्स में शाही ठाठ बाट और भव्यता दिखने लगी। और हाँ, पेंटिंग भी सिर्फ मुगल दरबार तक ही सीमित नहीं थी। राजस्थान और पहाड़ों में अपनी अलग ही शैलियां फल फूल रही थीं। राजपूत और पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी पेंटिंग्स में एक नज़ाकत है, एक कविता है, तो राजपूत पेंटिंग्स में आपको मिलेंगे चटक रंग और वीरता और प्रेम की कहानियां। तो अब तक हमने जुबान की बात की, इमारतों की बात की और रंगों की भी। लेकिन इस कहानी का जो सबसे गहरा पहलू है, वो है सोच का, विचारों का और विश्वास का संगम। यहाँ सूफीवाद ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। ईश्वर से प्रेम का जो उनका संदेश था, वो यहाँ की भक्ति परंपरा से बहुत मिलता जुलता था। पीर मुरीद का रिश्ता, खानकाहें जहाँ हर मजहब के लोग एक साथ बैठते थे, और संगीत यानी समा के जरिए इबादत। इन सब चीज़ों ने अलग अलग लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया, एक पुल बनाया। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्यकालीन भारत की कला और संस्कृति कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये तो एक विशाल नदी की तरह है, जिसमें न जाने कितनी छोटी बड़ी धाराएं आकर मिलती हैं। कुछ यहाँ की अपनी, कुछ बाहर से आईं। और इसी लगातार चलने वाले संगम ने, इसी साथ रहने की कला ने हमारी आज की पहचान की, हमारे बहुलवाद की नींव रखी है। तो जाते जाते बस एक सवाल, सदियों पुराना ये जो संगम है, ये आज हमारी जिंदगी को, हमारी जुबान को, हमारी पहचान को कैसे गढ़ता है, कैसे प्रभावित करता है? इस पर सोचना तो बनता है।